अब की बार एनडीए 400 के पार, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि भरे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जी हां, आगामी आम चुनावों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए अनुमानित परिणाम का इजहार कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पीएम नरेंद्र मोदी की ललकार में 24 के मद्देनजर एनडीए के लिए भले ही अनुमान हो, लेकिन गठबंधन और खासकर कांग्रेस के लिए संकेत है। 1977 का वो दौर याद करिए, जब इंदिरा गांधी या यूं कहें कि कांग्रेस अपने चरम पर थी। उस वक्त जनता दल ने मुखरता और एकजुटता के साथ मौजूदा सरकार को शिकस्त दी थी और तब देश को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रूप में मिला। पर आज कहानी उल्टी है। कांग्रेस विपरीत भूमिका में खड़ी है और गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। गठबंधन की गांठों में उलझी हुई है। तो प्रधानमंत्री के बयान के साथ ही बाकी बची 67 सीटों की संभावना और 24 में गठबंधन की भूमिका पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री का वो बयान जिससे सियासी गलियारे में सन्नाटा भी है और उत्साह भी। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। तो चलिए तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और तमाम मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं कांग्रेस से, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, खेमचंद जी जुड़ेंगे बीजेपी से। सीधे रुख करूंगी आदेश जी का। आदेश जी, मोदी जी ने अपने आंकड़े तो बता दिए, अपने पत्ते खोल दिए, कांग्रेस का क्या हिसाब किताब है सर? कुछ तो आकलन होगा। पूजा जी, अहंकार और घमंडी व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं। सच्चाई ये है कि पूरा देश बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, किसान की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार है, महंगाई आसमान छू रही है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। मालदीव जैसा छोटा सा राज्य जिसके साथ हमारे इतने गहरे और अच्छे संबंध थे, वो भी मोदी जी को आंखें आदेश जी, दिखा रहे हैं। आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर रोकूंगी। आतिशी पीसी कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं सुनाते हैं। आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। को खत्म करने की नजीरें बन रही हैं। प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का
कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। तो आदेश जी को सुन रहे थे आप। चर्चा का रुख वापस से करेंगे। आदेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसके अंदर सिर्फ अहंकार और घमंड नजर आता है। सच्चाई ये है कि देश एक बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, देश के अंदर सबसे ज्यादा भूखमरी है, देश के अंदर प्रेस की आजादी में हमारा इंडेक्स क्या बताता है आप देख सकते हैं। तो तमाम चीजों पे ये सरकार फेलियर है और कहीं ना कहीं मैं आपका प्रेस्टिजियस चैनल है लेकिन मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो देश की सच्चाई लोगों के सामने नहीं ला रहा, वो भी इसमें इतना ही दोषी है और जिसके कारण ये सरकार अपना पथ भ्रमित हो गई है। इसको लोगों की समस्याओं से मतलब नहीं है। शायद सवाल आपने नहीं सुना आदेश जी। सवाल था मेरा, आंकड़ा कोई तो होगा आपके पास। आंकड़ा हमारा गठबंधन मजबूत है। ये सरकार जमीन पे आएगी। इस सरकार का सारा सर, आंकड़े का सवाल का जो जवाब है वो आंकड़े में होता है सर। पूजा जी ये घमंडी लोग इस तरह की बातें करते हैं। हम परिश्रमी लोग हैं, हम कर्म में विश्वास करते हैं। हमने आज तक इतने सालों तक राज किया, कभी आंकड़े दिए हमने कोई? हम अपना लेके जो काम करते थे वो लोगों के बीच में जाते थे, उसको लोगों के सामने रखते थे और लोग बारी बारी हमें चुनते थे। आज मोदी जी एक बारी अपनी सरकार का करा हुआ कोई काम नहीं बताते। आज प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के ऊपर वोट नहीं मांगते। प्रधानमंत्री जी रुपया डायलिसिस पे है, उस पे उसकी बात नहीं करते। आज देश नहीं बिकने देंगे उसकी बात नहीं करते। आज कभी नहीं कहते प्रधानमंत्री के अच्छे दिन आएंगे। आज नहीं कहते प्रधानमंत्री जी महंगाई पे इनकी बात। जी, आज महंगाई की बात आदेश जी कह रहे हैं कि घमंडी लोग आंकड़े की बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत घमंडी है बीजेपी सर। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, बोले। भारतीय जनता पार्टी घमंडी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेवा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, ट्रस्टी कहते हैं, ना कि मालिक कहते हैं। इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, वाले परिवार हैं, ज्यादा ने हमारे भारतीयों को वालों में और कुछ नहीं है। आज भारत कर रहा है, तेजी से कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता हुआ नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हुए भारत को देखकर ये घृणा में है, द्वेष में, और द्वेष और घृणा की वजह से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब की बार आदरणीय लेकिन खेमचंद जी, ये जो आंकड़ा प्रधानमंत्री जी ने बताया है 370 का बीजेपी के लिए और 400 पार एनडीए के लिए, सर ये सीटें कहां से आएंगी? सर इसका कुछ जोड़ तोड़ बताएंगे सर? खेमचंद जी, चलिए निरंजन जी के पास में जाऊंगे।
निरंजन जी, प्रधानमंत्री ने ये जो आंकड़े रखे हैं, इन आंकड़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी और अपने सरकार के कामों को देख करके 400 पार या 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा। और आपने मेरे को पूछा कि मैं कितना इत्तेफाक रखता हूं। देखिए सीटों का मैं मामला, ये चीज मैं नहीं बता सकता कि 370। जी जी निरंजन जी, हाँ, पूरी करिए बात। हाँ। देखिए सीटों के मामले में कितनी सीटें आएंगी नहीं आएंगी, मैं इस बारे में आपके कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज पक्की है पूजा जी, और वो ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सीटें हैं वो बढ़ रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए 2-3 बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा, आप थोड़ा सा मुझे समय देके चलिएगा। जी कि देखिए जिस तरीके से, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, 2019 के चुनाव को अगर हम आधार बना करके चले, क्योंकि 2014 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे 2019 के अंदर उससे ज्यादा वोट मिले, जबकि 2014 से लेकर के 2019 तक का जो कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का, उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि कुछ वह फैसले ऐसे थे जो सार्वजनिक रूप से विवादास्पद फैसले माने जा सकते हैं, चाहे उसके अंदर नोटबंदी का फैसला हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे ऐसी कुछ चीजें थी जो जनता को समझ लीजिए सूट नहीं करी। और दूसरी तरफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर भी ये जो चीजें हैं इन्होंने उस टाइम डैमेज किया था। और जो सरकार ने ऐसा उस टाइम पे काम नहीं किया या ऐसी कोई चीजें नहीं थी जो सरकार अपने शोरूम के अंदर वो चीजें दिखा सके, यानी कि वो चीज एक लोगों के सामने लेकर चले जाए। उसके बावजूद भी जनता ने उस समय इस बात के ऊपर भरोसा किया कि अभी 5 साल का कार्यकाल है और 5 साल के अंदर इनको फाउंडेशन बनाने में समय लगा। इस बात को लेकर के आप ये मान के चलिए 23 करोड़ 60 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 तक मिले। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल विपरीत हो गया, क्योंकि आज जीएसटी और नोटबंदी से देश उभर चुका है। आज 8 मामले के अंदर भारतीय जनता भारत 5वें नंबर, और जिस तरीके से पार्टी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात करती है। नहीं सर, नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक कम रखती हूँ। आंकड़े अपनी जगह पर हैं, एजेंडा अपनी जगह पर है, लेकिन अगर मुद्दों की बात कर ली जाए तो मुद्दों में देखिए रोजगार कहीं खड़ा नहीं है। और अगर हम मुद्रा की बात कर लें तो मुद्रा का जो प्राइस है वो जरूर जो है इंक्रीज हुआ है, लेकिन एफडीआई किस तरीके से कम हुई है, राजस्व घाटा है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं। अगर जनता बुद्धिजीवी हो तो जी मैं बात उस पक्ष को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अंडर करंट है। पूजा जी, आप एक चीज, आपने सारी चीजें कही, लेकिन इसके अंदर अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं, आपने कहा कि जिस तरीके से रुपए की आप अवमूल्यन हो रहा, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि डॉलर आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डॉलर, तमाम जो विदेशी मुद्राएं हैं, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं, तो थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। आदेश जी के पास में जाऊंगी, आदेश जी के पास जाऊंगी मैं। निरंजन जी आपके पास में वापस आती हूँ। आदेश जी, कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे इस समय गठबंधन और कांग्रेस दोनों ही जूझ रहा है। कांग्रेस की स्थितियां बहुत खराब हैं। अकेले कांग्रेस को मात्र 20% वोट पिछली बार मिले थे। 52 सीटों के साथ आप जनादेश लेकर के आए थे। और अगर मैं चुनौतियों की बात करूं तो विपक्ष में वैचारिक मतभेद इतना ज्यादा जिसको आप संतुलित नहीं कर पा रहे। इन तमाम चीजों को कैसे दूर कीजिएगा? बीजेपी के हिंदू राष्ट्र की काट आपके पास नहीं है। पूजा जी, एक तो मुझे अपने कोलीग साथियों की आवाज जो है, खेमचंद जी की और निरंजन जी की आवाज, टेक्नीशियन को कहें वो ठीक करें उसको जी। दूसरा जो आपका पर्सन है, मैं बड़े साफ ढंग से आपको बताना चाहता हूं कि कहीं कोई कमी नहीं है हमारे पास। कमी अगर है तो सिर्फ ये कि हम झूठ नहीं बोलते, हमारा नेता झूठ नहीं बोलता। सरकार और प्रधानमंत्री जी ने 2016-17 के अंदर पेटीएम का विज्ञापन बन गए थे, उनका ब्रांड एम्बेसडर बने थे पेटीएम का जो है। जब पेटीएम का ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त राहुल गांधी जी ने जो कहा था, आज वो सच हो गया। आरबीआई को पेटीएम पे आके 29 फरवरी से बैन लगाना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी ने जो सरकार को और आरबीआई को 7 सालों के बाद नजर आ रहा है और
बैन लगाना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी और भारत के बुद्धिजीवी लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने आज से 7 वर्ष पूर्व कहा था कि इसका ठीक है, खामियाजा कह देश को दिया भुगतना था, पड़ेगा। आप भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस विरोध का असर क्यों नहीं है सर? आदेश जी, विरोध का असर क्यों नहीं है? विरोध का असर इसलिए नहीं है कि सच्चाई ये है कि पूरे मीडिया तंत्र का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा जिस तरह से विपक्ष पक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से ही मीडिया के लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है। जिस बीबीसी की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री जी नहीं थकते थे, जब सरकार में आ गए और वो बीबीसी अगर प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द बोलती है तो किस तरह से उनके पत्रकारों के मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं, लैपटॉप जब्त कर लिए जाते हैं। पूरी तरह से देश में आजादी, प्रेस को कुचला जा रहा है और प्रेस को कहीं ना कहीं इस तरह से 1977 इमरजेंसी से ज्यादा है क्या सर? 1977 की इमरजेंसी से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, उसमें भी आपकी सरकार गिर गई थी सर। पूजा जी 1977 से ज्यादा मैं ही नहीं कह रहा। मेरा एक विषय समझिए, परम सवाल आप या आदरणीय तो समझ नहीं रहे हैं या तो सवाल का जवाब आप देना नहीं चाहते। 77 जब इंदिरा गांधी अपने चरम पर थी, उस दौरान जनता दल ने आपकी सरकार को गिरा दिया था और वजह थी मुखरता और एकजुटता, वो आपके पास नहीं है सर। पूजा जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अभी भारत रत्न मिला आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2014 के लास्ट मंथों में ये कहा था कि देश के अंदर पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कही और सरकार बनने के 6 महीने बाद कहा था। तो उन्होंने देख लिया था कि देश में सरकार अघोषित इमरजेंसी है तो आप एक हो जाइए। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जो बात लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कही, मीडिया के बहुत बड़े वर्ग ने उस बात को दबाया और कहना नहीं चाहता। ये सरकार के काम करने का तरीका है। आज हर विपक्ष के नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार जी ऐसे ही चलेंगे? आज हेमंत सोरेन विपक्ष में है तो दोषी हैं, अरविंद केजरीवाल विपक्ष में हैं तो दोषी हैं, ममता बनर्जी उनके लोग विपक्ष में हैं तो दोषी हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो दोषी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष में हैं तो दोषी हैं, और जो इनके दबाव में आके इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर कितना दबाव रहा होगा, कितना प्रताड़ित किया गया होगा, ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। 23 जून को गठबंधन की पहली बैठक पटना के अंदर थी। ये कौन बोल रहा है सर? ये बात कांग्रेस बोल रही है, ये बात कांग्रेस बोल रही है सर, ये बात कांग्रेस बोल रही है। मैं बोलता रहा हूं आपके सामने। राजनारायण याद है सर आपको? 17 साल जेल के अंदर। बिल्कुल सब याद है हमें। 3 साल आजादी के पहले और 14 साल उसके बाद सर। बिल्कुल हमें सब याद है। जेल भिजवाने का काम किया सर। लेकिन उसके बाद कितना पानी बह गया है, बार कांग्रेस को रेखांकित करने का विषय समझिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बीजेपी के एजेंडे की काट कांग्रेस के पास क्या है? बीजेपी के एजेंडे ग्राउंड पर क्या काम कर रहे हैं सर? बीजेपी के एजेंडे की काट ये है कि जो मणिपुर में अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकेंगे, उनके साथ हम खड़े हैं। जो लद्दाख जैसा भारत का बॉर्डर की सीमा का खेमचंद जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। खेमचंद जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। खेमचंद जी से एक सवाल का जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आदेश जी, कांग्रेस की खिंचाई थोड़ी ज्यादा हो गई, खेमचंद जी से भी मैं जवाब ले लूं। खेमचंद जी, 67 सीटों का गणित बता दीजिए थोड़ा दर्शकों को प्लीज। नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है सर आपकी, बोलें। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कहती है वो शुरू करती है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, देखिए पेटीएम के एम्बेसडर, पेटीएम बंद हो रहा है, क्यों फैलाते हो? आदरणीय प्राइम मोदी जी ने जिम शुरू किया, आदरणीय प्राइम मोदी जी ने यूपीआई शुरू किया। आज विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में होती है। किसी वजह से? यूपीआई की वजह से, किसी वजह से हो रही है, जिम की वजह से हो रही है। सर आप 67 सीटों का गणित बताओ आप पहले। मैं मैडम उस पर भी आ रहा हूँ। और साथियों की आवाज नहीं आ रही किसी की। भारतीय जनता पार्टी के जिम, भारतीय जनता पार्टी के यूपीआई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्टार्ट किए गए भारत का जो कार्ड है, कार्ड की वजह से आज इवन जो मास्टर कार्ड है वो हमारी कंप्लेंट बार कर रहा है कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट अपने कार्ड को अपने सिस्टम को प्रमोट कर रही है। रही बात 70 का गणित,
कि भाई हम 400 कैसे पहुंचेंगे। हम साउथ में पिछली बार हमने कई स्टेट्स में कम परफॉर्म किया था, में हम लोगों ने कम परफॉर्म किया था, 2 सीट हमारी आई थी, फिर में हमारी कोई सीट नहीं, हम आराम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और इन स्टेट्स तेलंगाना में वहां भी स्पेस है, तो हम साउथ में बेटर करेंगे। और इसके साथ साथ जो वेस्ट में भी जो सीटें थी वहां भी हमारी इंप्रूव होंगी। हम पूरे भारत में सीटें इंप्रूव कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हम 400 पार कह रहे हैं तो 400 पार हम पार करें, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी, हम लोगों ने ग्राउंड एसेस किया है। इस तरीके से हमारे पिछले 2 महीने से गगन तक रही है। निरंजन जी, आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। यहाँ पर खेमचंद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि साउथ में बीजेपी बेटर करने की कोशिश करेगी, कितना बेटर हो पाएगा या कितना नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से देखिए पूजा जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने साउथ के अंदर 125 में से केवल 29 सीटें जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसका जो सक्सेस रेशियो बहुत कम था। लेकिन इस बार 2-3 चीजों के आपने देखा होगा कि बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन, जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीएस आकर के जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक इनका और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और तेलंगाना के अंदर जैसे अभी राज्य के चुनाव हुए थे, आपको पता है पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7% वोट मिले थे, लेकिन इस वोट प्रतिशत बढ़ गया था। तो आप दोनों को मैं यहां पर रोकूंगी। देखिए, इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय संविधान अपने हाथों में लिए हुए यूसीसी का ड्राफ्ट है इसमें, और विधानसभा का रुख कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश किया जाना है। उससे पहले अहम तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने हाथ में यूसीसी ड्राफ्ट, जो कि अब बिल के रूप में परिवर्तित हो चुका है, उसके आगे की प्रति बिल्कुल ही संविधान जैसी दिखती हुई भारत का संविधान इस पे लिखा हुआ है, और इसको लेकर के वो विधानसभा का रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। तो बहुत कठिन डगर है इस समय विपक्ष की, क्योंकि बीजेपी के पास राष्ट्रवाद का मुद्दा है, बीजेपी के पास मोदी मैजिक है, बीजेपी के पास रणनीति है, और सबसे बड़ी बात अनुशासन है। वो विपक्ष को खोजना पड़ेगा, उसकी काट खोजनी पड़ेगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।